मई की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और मुंबई की उस पुरानी बस्ती की टिन की छतों से भाप निकल रही थी। यह बस्ती शहर का वो हिस्सा थी जिसे लोग नाक पर रुमाल रखकर पार करते थे। यहाँ की गलियां इतनी संकरी थीं कि दो साइकिलें भी मुश्किल से अगल बगल चल पाती थीं। हवा में नालियों की बांस और दोपहर के खाने में पक रही दाल की मिलीजुली गंध थी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह बदबू नहीं, जिंदगी की महक थी। इसी बस्ती के एक कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उस्ताद रईस का छोटा सा गैराज था। गैराज क्या था, बस चार बांसों पर टिका एक तिरपाल और जमीन पर बिखरे काले पीले औजार। वहां 15 साल का कबीर पसीने में लथपथ बैठा था। उसके हाथ काले ग्रीस से स्ने थे और वह एक पुरानी साइकिल की चेन चढ़ा रहा था। कबीर का शरीर दुबला पतला था, पसलियां दिखती थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो आमतौर पर पेट की भूख बुझाते बुझाते धुंधली पड़ जाती है, पर कबीर की आंखों में वो मशाल की तरह जलती थी। उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही कोई गुरु था। उसका स्कूल रद्दी की वो दुकानें थीं जहां वह पुराने अखबारों में छपी मशीनों की तस्वीरें घंटों निहारता रहता था। जब दूसरे बच्चे कंचे खेलते, कबीर कबाड़ से मिले तारों को जोड़कर बल्ब जलाने की कोशिश करता। बस्ती के लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उस्ताद रईस जानते थे कि इस लड़के के हाथों में जादू है। अचानक बस्ती के बाहर वाली मुख्य सड़क पर हलचल मच गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज और लोगों का शोर उस सन्नाटे को चीर गया। कबीर ने सिर उठाकर देखा। धूल के गुब्बार के बीच से एक ऐसी सवारी आ रही थी जिसे इस बस्ती ने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक कार थी, लेकिन कार कहना उसकी तौहीन होगी। वह सफेद रंग का एक चलता फिरता महल था, इतनी लंबी, इतनी चमकदार कि सूरज की किरणें भी उससे टकराकर वापस लौट रही थीं। यह एक रोल्स रॉयस थी। बस्ती के नंगे बदन घूमते बच्चों के लिए यह किसी उड़न तस्तरी से कम नहीं थी। गाड़ी के आगे उस कार के मालिक का घमंड चल रहा था। गाड़ी के अंदर एसी की ठंडक में बैठा था सेठ विक्रांत सिंघानिया, शहर का जाना माना नाम, जिसके एक इशारे पर बाजार गिरते और उठते थे। उसे शॉर्टकट लेने की आदत थी, चाहे व्यापार में हो या रास्ते में। आज एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में उसने अपने ड्राइवर को इस गंदी बस्ती के बीच से गाड़ी निकालने का हुक्म दिया था। ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि यह हाथी जैसी गाड़ी इन चूहे जैसी गलियों के लिए नहीं बनी है। लेकिन मालिक का हुक्म पत्थर की लकीर थी। गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही थी। बस्ती के लोग, औरतें, बुजुर्ग सब अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वे उस सफेद चमकती गाड़ी को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। लेकिन उनकी आंखों में भक्ति नहीं, डर था। डर इस बात का कि कहीं अनजाने में उनका मैला हाथ उस गाड़ी को छू न जाए, कहीं उनकी बकरी उस गाड़ी के टायर के नीचे ना आ जाए। सेठ विक्रांत ने अपनी काली खिड़की चढ़ाई हुई थी। उसे बाहर की धूल और गरीबों के पसीने की बदबू से नफरत थी। वह अपने फोन पर चिल्ला रहा था, करोड़ों की डील की बातें कर रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे को मरोड़ दिया हो। गाड़ी को एक झटका लगा और वह वहीं रुक गई। इंजन की वो मखमली आवाज, जो किसी लोरी जैसी थी, अचानक खामोश हो गई। सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी ने जवाब देने से मना कर दिया। दोबारा कोशिश की, फिर भी खामोशी। सेठ विक्रांत का पारा चढ़ गया। उसने ड्राइवर की सीट पर लात मारी और चिल्लाया, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मेरी फ्लाइट है, गधे। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया था। वह हकलाते हुए बोला, साहब, गाड़ी बंद हो गई है। शायद गर्मी की वजह से इंजन गर्म हो गया है। गर्म हो गया है? यह दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, कोई खिलौना नहीं। इसे अभी चालू करो। सेठ दहाड़ा। ड्राइवर बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी का बोनट खोला, अंदर से सफेद धुआं निकला। बस्ती के लोग और पास आ गए यह तमाशा देखने के लिए। कबीर भी अपना काम छोड़कर भीड़ के पीछे खड़ा हो गया। उसे गाड़ियों का शौक था और ऐसी मशीन देखने का मौका वह कैसे छोड़ सकता था। उसने अपनी गर्दन उचकाकर देखा। इंजन इतना जटिल और खूबसूरत था कि कबीर की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे उसने किसी मंदिर के दर्शन कर लिए हों। लेकिन सेठ विक्रांत के लिए यह मुसीबत का पहाड़ था। गर्मी और उमस ने उसे 2 मिनट में ही पसीने से नहला दिया था। एसी बंद हो चुका था। वह झूंझलाकर गाड़ी से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही भीड़ 2 कदम पीछे हट गई। उसका सूट, उसके जूते, उसकी घड़ी, सब कुछ इतना महंगा था कि बस्ती के लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मिलाकर भी नहीं खरीद सकते थे। सेठ ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और चारों तरफ घृणा से देखा। टूटी झोपड़ियां, नालियों का पानी और फटे हाले लोग। उसे लगा जैसे वह किसी नर्क में आ गिरा है। अरे ओ तमाशबीनों, सेठ ने भीड़ पर चिल्लाकर कहा।
यहाँ क्या देख रहे हो? कोई मदारी का खेल चल रहा है, हटो यहां से। लोग डरकर और पीछे हो गए, लेकिन गए नहीं। जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। सेठ ने अपना फोन निकाला और मैकेनिक को फोन लगाने लगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उस बस्ती के बीचों बीच नेटवर्क के सिग्नल भी अपनी औकात दिखा रहे थे। फोन नहीं लगा। सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने ड्राइवर को थप्पड़ रसीद कर दिया। तू मुझे कहां ले आया? अब मैं यहां इस कचरे के ढेर में खड़ा रहूं? अगर मुझे देर हुई तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा। तभी भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, साहब, वो सामने उस्ताद का गैराज है, वो शायद कुछ कर दें। सेठ ने मुड़कर उस टूटे फूटे गैराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में हिकारत थी। गैराज? वो कचरे का ढेर गैराज है? मेरी करोड़ों की गाड़ी को वो अनपढ़ मिस्त्री हाथ लगाएगा? दिमाग खराब है तुम्हारा। लेकिन कोई चारा नहीं था। गाड़ी पूरी तरह मर चुकी थी। रास्ता इतना संकरा था कि कोई दूसरी गाड़ी या टो ट्रक गाड़ी खींचने वाली मशीन यहां अंदर आ ही नहीं सकती थी। पीछे भी रास्ता बंद था, आगे भी बंद। सेठ विक्रांत फंस चुका था। सूरज अब और तेज चमक रहा था, जैसे वह भी सेठ की परीक्षा ले रहा हो। मजबूरी इंसान को क्या क्या नहीं कराती। सेठ ने अपने महंगे जूते उस धूल भरी सड़क पर रखे और उस्ताद रहीस के पास गया। ओ मिस्त्री, उसने ऐसे आवाज लगाई जैसे किसी कुत्ते को बुला रहा हो। उस्ताद रहीस, जो एक बुजुर्ग और तजुर्बेकार मैकेनिक थे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जी साहब, कहिए। मेरी गाड़ी देख, चालू नहीं हो रही। अगर तूने इसे ठीक कर दिया तो मुंह मांगा पैसा मिलेगा। लेकिन सुन, अगर एक खरोंच भी आई तो तुझे और तेरे इस कबाड़खाने को मैं यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। सेठ की आवाज में धमकी थी। उस्ताद रहीस काम गए। उन्होंने जिंदगी भर पुरानी जीप और ट्रक सुधारे थे। यह गाड़ी तो किसी सपने जैसी थी। इसमें इतने सेंसर और कंप्यूटर लगे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हाथ कहां लगाएं। फिर भी डरते डरते वे गाड़ी के पास गए। बोनट के अंदर झांका। सब कुछ ढका हुआ था। न कोई तार दिख रहा था, न कोई पाइप। यह मशीन कम और कोई जादुई संदूक ज्यादा लग रही थी। उस्ताद ने यहां ठोका, वहां देखा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। 10 मिनट बीत गए। सेठ का सब्र अब जवाब दे रहा था। होगा तुमसे या मैं इस बस्ती को ही आग लगा दूं? सेठ ने दांत पीसते हुए कहा। उस्ताद ने पसीना पोंछा और सिर झुका लिया। माफ करना साहब, यह हमारे बस का नहीं है। इसमें बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा है। यह हमारी समझ से बाहर है। इसके लिए तो कंपनी के ही इंजीनियर लगेंगे। सेठ ने गुस्से में जमीन पर थूका। जानता था मैं, तुम जैसे अनपढ़ जाहिल सिर्फ साइकिल के पंचर बना सकते हो। हटो मेरे सामने से। उस्ताद अपमानित होकर पीछे हट गए। उनकी आंखों में पानी आ गया। पूरी बस्ती के सामने उनकी बेइज्जती हो रही थी। भीड़ में सन्नाटा था। सब अपने उस्ताद का दर्द महसूस कर रहे थे। तभी भीड़ के पीछे से एक पतली और शांत आवाज आई। साहब, गाड़ी कंप्यूटर की वजह से नहीं, सांस न ले पाने की वजह से बंद हुई है। सबने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वह कबीर था। उसके कपड़े तेल से सने थे, बाल बिखरे थे, लेकिन वह सीधा सेठ की आंखों में देख रहा था। उस्ताद घबरा गए। उन्होंने कबीर को हाथ से इशारा किया कि चुप रहे, वरना आफत आ जाएगी। सेठ ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी बनियान और नंगे पैर देखकर सेठ जोर से हंसा। वह हंसी बहुत क्रूर थी। लो, अब यह नाली का कीड़ा मुझे बताएगा कि मेरी गाड़ी में क्या खराबी है। ए लड़के, तूने कभी स्कूल का दरवाजा भी देखा है या बस कचरा बीनते बीनते इंजीनियर बन गया? कबीर को बुरा लगा, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसे अपने ज्ञान पर भरोसा था, जो उसने रद्दी अखबारों के विज्ञान पन्नों से बटोरा था। वह धीरे से आगे बढ़ा। साहब, स्कूल तो नहीं गया, पर यह जानता हूं कि मशीन चाहे सस्ती हो या महंगी, चलती वह हवा और तेल से ही है। आपकी गाड़ी का एयर इनटेक हवा लेने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। यह बस्ती है साहब, यहाँ की धूल बहुत महीन होती है। आपकी विदेशी गाड़ी को इस धूल की आदत नहीं है। उसका दम घुट रहा है। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक बच्चे का इतना आत्मविश्वास उसके अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। चुप कर, ज्यादा जुबान चलाई तो जीभ खींच लूंगा। भाग यहां से, सेठ चिल्लाया। लेकिन कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। साहब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना, लेकिन अगर मैंने सच कहा है तो सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैं बिना कोई पुर्जा खोले इसे ठीक कर सकता हूं। बिना खोले? सेठ ने ताना मारा। जापान और जर्मनी के इंजीनियर इसे कंप्यूटर से नहीं समझ पाते और तू बिना खोले ठीक करेगा? जादूगर है क्या? तभी ड्राइवर, जो बहुत परेशान हो चुका था, धीरे से सेठ के पास आया। साहब, बच्चा कुछ अलग बोल रहा है। वैसे भी हम फंस चुके हैं। मैकेनिक आने में घंटों लगेंगे। इसे एक बार देख लेने दीजिए। बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा, बंद तो पड़ी ही है। सेठ ने घड़ी देखी। बहुत देर हो रही थी।
उसका अहम उसे रोक रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे धक्का दे रही थी। उसने कबीर की तरफ उंगली उठाई। ठीक है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हैं तेरे पास। अगर तूने मेरी गाड़ी को गंदा किया या खरोंच लगाई तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा, याद रखना। कबीर ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानता था कि यह परीक्षा गाड़ी की नहीं, उसकी और पूरी बस्ती की इज्जत की है। उसने उस्ताद की तरफ देखा। उस्ताद की आंखों में चिंता थी, जैसे कह रहे हों, बेटा, शेर के मुंह में हाथ मत डाल। पर कबीर मुस्कुराया। वह गैराज की तरफ भागा। सब सोच रहे थे कि वह कोई बड़ा पाना या पेचकस लाने गया होगा। लेकिन जब कबीर वापस आया तो उसके हाथ में जो था उसे देखकर सेठ विक्रांत का माथा ठनक गया। सब हैरान रह गए। कबीर के हाथ में कोई विदेशी औजार या कंप्यूटर नहीं था। उसके हाथ में एक अजीब सी मशीन थी जो कबाड़ से बनी लग रही थी। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल जिसे बीच से काटा गया था। उसके पीछे एक छोटा सा मोटर लगा था जो शायद किसी पुराने पंखे या मिक्सर से निकाला गया होगा, और आगे एक पतला सा रबर का पाइप जुड़ा था। यह भारत का असली जुगाड़ था, जिसे विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि जरूरत की भट्ठी में गढ़ा गया था। सेठ विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले तो उसे लगा कि यह लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में अपना चश्मा उतारा और चिल्लाया, यह क्या तमाशा है? मैंने तुझे गाड़ी ठीक करने को कहा था और तू ये कचरा लेकर आ गया। क्या तू मेरी गाड़ी में यह कूड़ा डालेगा? भीड़ भी फुसफुसाने लगी। उस्ताद रईस ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें लगा कि आज कबीर की यह बचकानी हरकत उनकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी। ड्राइवर ने कबीर को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे छोटू, रहने दे, साहब का गुस्सा मत बढ़ा। लेकिन कबीर रुका नहीं। वह सीधे गाड़ी के अगले हिस्से ग्रिल के पास गया। उसने सेठ की तरफ देखा और बहुत ही विनम्रता से बोला, साहब, डॉक्टर सुई लगाने से पहले यह नहीं देखता कि सुई सोने की है या लोहे की। वह बस यह देखता है कि दवा अंदर जाएगी या नहीं। यह मशीन कचरा दिखती है पर काम पक्का करती है। सेठ कुछ बोलने ही वाला था कि कबीर ने उस अजीब सी मशीन का बटन दबा दिया। घड़ घड़ घड़, एक कर्कश आवाज के साथ वह मोटर चालू हो गई। कबीर ने बहुत सावधानी से उस रबर के पाइप को रोल्स रॉयस की उस चांदी जैसी चमकती ग्रिल के बीच एक बहुत ही बारीक छेद में डाला। यह वो जगह थी जहां हवा को छानने वाले सेंसर लगे होते थे। सूरज सिर पर था और गर्मी से सबकी हालत खराब थी। लेकिन उस वक्त वहां इतना सन्नाटा था कि आप एक सुई गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। सब सांस रोके देख रहे थे। कबीर की एकाग्रता देखने लायक थी। जैसे कोई जौहरी हीरे को तराश रहा हो, वैसे ही कबीर उस पाइप को धीरे धीरे घुमा रहा था। उसकी मशीन वैक्यूम खिंचाव पैदा कर रही थी। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। वह मशीन की आवाज नहीं बल्कि हवा के बहाव को महसूस कर रहा था। थोड़ा और, वह बुदबुदाया। अचानक उस पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में काली धूल का एक गुबार जमा होने लगा। यह वो धूल थी जो नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जिसने करोड़ों की गाड़ी का दम घोट रखा था। मुंबई की हवा में मिला वो बारीक कार्बन जो सेंसर पर एक परत की तरह जम गया था और उसे गलत सिग्नल दे रहा था। 2 मिनट बीत गए। सेठ विक्रांत बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसका सब्र अब टूटने ही वाला था। बस बहुत हुआ, हटाओ इसे। सेठ चिल्लाने ही वाला था कि कबीर ने अचानक मशीन बंद कर दी। उसने पाइप बाहर निकाला और बोतल सेठ को दिखाई। बोतल के अंदर कालिक की एक मोटी परत जमा थी। साहब, कबीर ने पसीना पोंछते हुए कहा, आपकी गाड़ी को अस्थमा हो गया था। यह रही वो बीमारी जो इसकी सांस रोक रही थी। भीड़ आश्चर्य से उस काली धूल को देखने लगी। क्या सच में इतनी सी धूल इतनी बड़ी गाड़ी को रोक सकती है? कबीर ने गाड़ी के बोनट पर बहुत ही हल्के हाथ से 3 बार थपकी दी, जैसे कोई घोड़े को प्यार से सहलाता है। फिर वह पीछे हटा और ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, चाचा, अब स्टार्ट करो, लेकिन एक्सीलेटर मत दबाना, उसे खुद सांस लेने देना। ड्राइवर ने डरते डरते गाड़ी का दरवाजा खोला। वह सीट पर बैठा। उसकी उंगली स्टार्ट बटन पर कांप रही थी। अगर गाड़ी चालू नहीं हुई तो सेठ का सारा गुस्सा उसी पर फूटेगा। उसने भगवान का नाम लिया और बटन दबाया। घुर्रर। इंजन ने एक बार करवट ली, फिर सन्नाटा। सेठ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, यह सब नाटक है। वक्त बर्बाद कर दिया मेरा। लेकिन कबीर की नजरें अभी भी इंजन पर टिकी थीं। रुको, उसने धीरे से कहा। तभी अचानक व्रिम मम मम मम, एक शेर की दहाड़ जैसी आवाज गूंज उठी। रोल्स रॉयस का V12 इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ जाग उठा था। वह आवाज इतनी शक्तिशाली और सुरीली थी कि वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इंजन मक्खन की तरह चल रहा था, बिना किसी रुकावट के। एसी के पंखे चलने लगे और गाड़ी की हेडलाइट्स एक बार जलकर बुझी, जैसे गाड़ी कबीर को आंख मार रही हो।
पूरे माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा और फिर अचानक बस्ती के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कबीर, कबीर! बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उस्ताद रईस की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दौड़कर कबीर को गले लगा लिया। जिस काम को करने में वो डर रहे थे, उनके चेले ने वो काम एक टूटे हुए खिलौने से कर दिखाया था। सेठ विक्रांत पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस समस्या के लिए उसे लगा था कि गाड़ी को जर्मनी भेजना पड़ेगा, वो समस्या एक 15 साल के लड़के ने सड़क किनारे बैठकर सुलझा दी थी। उसका अहंकार उसे यह मानने से रोक रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ी स्टार्ट गाड़ी झूठ नहीं बोल रही थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। साहब, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई वार्निंग लाइट नहीं आ रही, एसी भी काम कर रहा है। सेठ ने खुद को संभाला। वह कबीर की तरफ मुड़ा। अब उसकी आंखों में वो पहले वाली नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना मोटा चमड़े का बटुआ निकाला। उसने बिना गिने 500 के नोटों की एक गड्डी निकाली। यह रकम इतनी थी जितनी शायद उस्ताद रईस साल भर में नहीं कमाते थे। सेठ कबीर के पास गया और वह गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई। ले लड़के, सेठ की आवाज में अभी भी वो रईसी गुरूर था। मान गए तेरी किस्मत को, तुक्का लग गया तेरा। यह रख, ऐश करना, इसमें 10,000 रुपए हैं। शायद तूने इतने पैसे एक साथ देखे भी नहीं होंगे। भीड़ शांत हो गई। सबकी नजरें उस नोटों की गड्डी पर थीं। कबीर के फटे कपड़ों और उस गड्डी के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। 10,000 रुपये का मतलब था घर की टूटी छत की मरम्मत, महीनों का राशन और शायद कबीर के लिए नए कपड़े और जूते। उस्ताद रईस ने भी इशारा किया कि ले ले, ये उनकी मेहनत का हक है, लेकिन कबीर ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न तो लालच था, न ही खुशी। एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। क्या हुआ? सेठ ने झुंझलाकर कहा। कम लग रहे हैं? अरे जाहिल, तेरी पूरी दुकान बिक जाएगी तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ले और दफा हो। कबीर ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। साहब, माफ करना, मैं मैकेनिक हूं, भिखारी नहीं। आपने काम के लिए नहीं, भीख समझकर पैसे दे रहे हैं। सेठ सन्न रह गया। क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुझे इनाम दिया है। इनाम इज्जत से दिया जाता है साहब, फेंक कर नहीं, कबीर ने कहा। और रही बात पैसों की, तो मैंने आपकी गाड़ी पैसों के लिए ठीक नहीं की। मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे मशीनों के रोने की आवाज पसंद नहीं है। आपकी गाड़ी दर्द में थी, मैंने बस उसका दर्द दूर किया। सेठ का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने मना किया था, और वो भी एक ऐसे लड़के ने जिसके पैरों में ढंग की चप्पल भी नहीं थी। यह अपमान था या कोई सबक, सेठ को समझ नहीं आ रहा था। तू मुझे सिखाएगा? सेठ का पारा फिर चढ़ने लगा। पैसे मिल रहे हैं तो चुपचाप ले ले, ये झूठी खुददारी पेट नहीं भरती। कबीर मुस्कुराया, एक बहुत ही फीकी मुस्कान। साहब, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, इंसान को तो इज्जत की भूख होती है। अगर आपको देना ही है तो बस एक बार मुस्कुराकर शुक्रिया बोल दीजिए। मेरे लिए वो इन कागज के टुकड़ों से ज्यादा कीमती होगा। वहां खड़े हर शख्स का दिल कबीर की बातों ने जीत लिया था। गरीबी ने उसके कपड़े फाड़े थे, लेकिन उसके संस्कारों को नहीं छू पाई थी। सेठ विक्रांत, जो करोड़ों की कंपनियों का मालिक था, आज एक सड़क छाप लड़के के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसके हाथ से नोटों की गड्डी ढीली पड़ गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सेठ विक्रांत एक व्यापारी था। उसे हर चीज में मुनाफा और नुकसान दिखता था। उसने कबीर के इस स्वाभिमान के पीछे छिपी हुई उस प्रतिभा को देख लिया था जिसे दुनिया अब तक कचरा समझ रही थी। उसकी पारखी नजर ने देख लिया था कि यह लड़का कोई मामूली मैकेनिक नहीं है, यह बिना तराशा हुआ हीरा है। और सेठ विक्रांत को हीरे की पहचान थी। उसने पैसे वापस जेब में रखे। उसका चेहरा बदल गया। अब वह गुस्से में नहीं, बल्कि एक व्यापारी की तरह सोच रहा था। ठीक है कबीर, सेठ ने पहली बार उसका नाम लिया। तुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझे शुक्रिया चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। कबीर ने हैरानी से पूछा। शर्त? कैसी शर्त साहब? सेठ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। बैठ इसमें। पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। उस्ताद रईस घबरा गए। साहब, इसे कहां ले जा रहे हैं? इसने कोई गलती कर दी क्या? नहीं, सेठ ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा। इसने कोई गलती नहीं की। इसने बस यह साबित कर दिया कि यह इस कचरे के ढेर में रहने के लायक नहीं है। कबीर, तू कहता है तुझे मशीनों की भाषा समझ आती है, तो चल मेरे साथ। मैं तुझे ऐसी मशीनें दिखाऊंगा जो तूने सपनों में भी नहीं देखी होंगी। मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा मैकेनिक बनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। अपना यह अतीत, यह बस्ती,
यह गरीबी, सब कुछ पीछे छोड़कर। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी लॉटरी से कम नहीं था। कबीर के सामने एक तरफ उसकी वो अंधेरी, बदबूदार दुनिया थी और दूसरी तरफ वो चमकती हुई गाड़ी और एक सुनहरा भविष्य। कोई भी आम इंसान एक सेकंड भी नहीं सोचता और गाड़ी में बैठ जाता। कबीर ने अपनी मां की तरफ देखा, जो भीड़ में खड़ी अपने फटे पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। उसने अपने गुरु उस्ताद रईस की तरफ देखा, जो बूढ़े और लाचार थे। फिर उसने अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को देखा। कबीर ने एक लंबी सांस ली और सेठ की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही फैसला था, एक ऐसा फैसला जो सेठ विक्रांत को हिलाकर रख देने वाला था। कबीर की आंखों में वो चमक थी जो किसी जिद्दी बच्चे की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार मर्द की थी। उसने सेठ विक्रांत की उस आलीशान गाड़ी की तरफ देखा, फिर अपनी मां की तरफ, और फिर बहुत ही अदब से हाथ जोड़ लिए। माफ करना साहब, कबीर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। सेठ विक्रांत को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुझे समझ आ रहा है तू क्या कह रहा है? सेठ गुर्राया। मैं तुझे इस नरक से निकालकर जन्नत में ले जाने की बात कर रहा हूं। तू यहां क्या करेगा? सारी जिंदगी साइकिल के पहिए सीधे करेगा, या अपनी मां की तरह दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर मरेगा? कबीर की मां, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, सेठ की कड़वी बातें सुनकर सिहर उठी। लेकिन कबीर ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। साहब, कबीर ने कहा, यह जगह आपके लिए नरक होगी, पर मेरे लिए घर है। और रही बात जन्नत की, तो जिस घर में माँ बाप न हो, वो जन्नत नहीं, यतीम खाना होता है। आप मुझे मशीनें सिखा सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आज अपनी बीमार माँ और बूढ़े उस्ताद को छोड़कर आपके साथ चला गया, तो मैं एक अच्छा इंजीनियर तो बन जाऊंगा, पर एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाऊंगा। सेठ विक्रांत हंस पड़ा, एक खोखली हंसी। इंसानियत, संस्कार, बेटा, ये सब बातें गरीबों ने अपनी लाचारी छुपाने के लिए बनाई हैं। दुनिया संस्कार से नहीं, सफलता से चलती है। देख अपनी हालत। अगर कल तेरी मां को बड़ी बीमारी हो गई, तो तेरे ये संस्कार काम आएंगे या मेरा पैसा? यह एक ऐसा वार था जिसने कबीर को अंदर तक झकझोर दिया। वह जानता था कि सेठ सच कह रहा है। गरीबी का सबसे बड़ा श्राप यही है कि वह आपको अपने अपनों को बचाने का मौका भी नहीं देती। कबीर की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। हो सकता है साहब, आपका पैसा बहुत ताकतवर हो, कबीर ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरे बाबूजी कहते थे कि अगर पेड़ अपनी जड़ों को काट दे तो वो ऊंचा नहीं बढ़ता, बल्कि सूख कर गिर जाता है। आप मशीन को ठीक करना चाहते थे, मैंने कर दी। अब आप जा सकते हैं। सेठ का अहंकार बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे एक बच्चे ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। उसने गुस्से में अपनी टाई ढीली की और ड्राइवर की तरफ मुड़ा। चलो, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। इन लोगों की किस्मत में ही कीड़े मकोड़ों की तरह जीना लिखा है। सेठ तेजी से पलटा और गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन तभी कुदरत ने अपना खेल दिखाया। मई की वो जानलेवा गर्मी और ऊपर से इतना गुस्सा। सेठ विक्रांत, जो हमेशा एयर कंडीशनर में रहने के आदी थे, अचानक लड़खड़ा गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दुनिया घूमने लगी। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया। साहब, ड्राइवर चीखा। सेठ विक्रांत, अरबों के मालिक, उसी धूल भरी सड़क पर, उसी कचरे और गंदगी के बीच धड़ाम से गिर पड़े जिसे वे हिकारत से देख रहे थे। उनके सीने में तेज दर्द उठा। ड्राइवर घबरा गया। वह दौड़कर उनके पास आया। साहब, साहब क्या हुआ? सेठ का शरीर ऐंठ रहा था। वह सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। ड्राइवर ने अपनी जेब से फोन निकाला, एम्बुलेंस को फोन करने के लिए, लेकिन नेटवर्क, वही नेटवर्क जो पहले नहीं था, अब भी नहीं था। ड्राइवर रोने लगा। यहां नेटवर्क नहीं है, एम्बुलेंस कैसे आएगी? बस्ती के लोग, जिन्हें सेठ ने अभी अभी अपमानित किया था, तमाशबीन बनकर खड़े नहीं रहे। यही अमीरी और गरीबी का फर्क था। अगर कोई गरीब अमीर की कॉलोनी में गिरता तो लोग पुलिस बुलाते, लेकिन यहां अमीर गिरा था तो लोग मदद के लिए दौड़े। हटो, हटो, हवा आने दो, कबीर चिल्लाया। वह सबसे पहले सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ की टाई की नॉट खोली, उनके कोट के बटन खोले और उनके जूते उतार दिए। उस्ताद रईस ने दौड़कर एक पुराना हाथ वाला पंखा उठाया और सेठ को हवा करने लगे। सेठ विक्रांत अधखुली आंखों से सब देख रहे थे। उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वही मैले लोग, जिन्हें वो जानवर समझ रहे थे, आज उसे घेरे खड़े थे, लेकिन मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। पानी, पानी। सेठ के सूखे होंठों से आवाज निकली। ड्राइवर गाड़ी की तरफ भागा कि अंदर से मिनरल वाटर की बोतल ला सके, लेकिन कबीर की मां ने उसे रोक दिया। नहीं बेटा, मां ने कहा,
धूप में चक्कर आया है, फ्रिज का ठंडा पानी जान ले लेगा, मिट्टी का पानी लाओ। कबीर की माँ अपनी झोपड़ी के अंदर भागी और एक पुराने मटके से पीतल के गिलास में पानी लेकर आईं। उसमें उन्होंने जल्दी से थोड़ा गुड़ और चुटकी भर नमक मिलाया। यह गरीबों का ग्लूकोज था। कबीर ने सेठ का सिर अपनी गोद में रखा। वही कबीर जिसके लिए सेठ ने कहा था कि हाथ काट दूंगा अगर गाड़ी गंदी की तो। आज उसी कबीर की गोद में सेठ का सिर था। कबीर ने धीरे धीरे वह पानी सेठ के होंठों से लगाया। मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला वह सादा पानी सेठ के गले से नीचे उतरा। उसे लगा जैसे अमृत मिल गया हो। मिनरल वाटर की हजारों बोतलों में वो स्वाद नहीं था जो उस टूटे हुए मटके के पानी में था। धीरे धीरे सेठ की सांसें सामान्य होने लगी। उनकी आंखों का अंधेरा छटा। उन्होंने देखा कि कबीर एक कपड़े से उनका पसीना पोंछ रहा है। उस्ताद रईस लगातार पंखा झल रहे हैं और कबीर की माँ अपने पल्लू से उन्हें हवा कर रही हैं। उनकी आंखों में चिंता है, वही चिंता जो एक माँ की आंखों में होती है, चाहे बेटा अपना हो या किसी दुश्मन का। सेठ उठने की कोशिश करने लगे। लेटे रहिए साहब, कबीर ने कहा। गर्मी चढ़ गई थी। अभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए लड़के बाहर सड़क पर गए हैं। सेठ ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। वह हाथ जो ग्रीस और कालिक से काला था। इस बार सेठ ने हाथ नहीं झटका। वह कुछ देर तक बस कबीर को देखते रहे। क्यों? सेठ ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी जान बचा रहे हो? कबीर मुस्कुराया। साहब, मशीन खराब हो तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन इंसान खराब हो तो उसे सुधारा जाता है, फेंका नहीं जाता। यह बस्ती है साहब, यहां हम चीजों की कीमत नहीं जानते, पर जान की कीमत जानते हैं। सेठ की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर कबीर के हाथ पर गिरा। वह आंसू उस ग्रीस के निशान को धोता हुआ नीचे गिर गया। उस एक पल में सेठ विक्रांत का वर्षों पुराना अहंकार पिघल गया था। तभी दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी। बस्ती के लड़के दौड़ते हुए आए और एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया। डॉक्टर उतरे और उन्होंने सेठ की जांच की। इनका बीपी बहुत लो हो गया था और डिहाइड्रेशन है, डॉक्टर ने कहा। शुक्र मनाइए कि समय पर इन्हें नमक पानी का घोल मिल गया और शरीर ठंडा रखा गया, वरना हार्ट अटैक आ सकता था। जिसने भी यह किया उसने इनकी जान बचा ली। सेठ को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। जब उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था, उन्होंने डॉक्टर को रुकने का इशारा किया। कबीर, उन्होंने आवाज दी। कबीर एम्बुलेंस के दरवाजे के पास आया। सेठ ने अपनी जेब से अपना कार्ड नहीं, बल्कि अपनी कलाई से अपनी बेशकीमती घड़ी उतारी। वह घड़ी जो स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई थी और जिसकी कीमत इस पूरी बस्ती से ज्यादा थी। यह भीख नहीं है। सेठ ने कांपते हाथों से घड़ी कबीर की तरफ बढ़ाई। और न ही यह इनाम है, यह मेरी अमानत है, इसे रख लो। कबीर ने मना करने के लिए सिर हिलाया। मना मत करना, सेठ ने कहा। उनकी आवाज में अब हुक्म नहीं, विनती थी। यह समय देखने के लिए नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि एक दिन तुमने एक आदमी को वक्त दिया था जब उसका वक्त खत्म होने वाला था। रख लो इसे। कबीर ने वह घड़ी ले ली। मैं वापस आऊंगा कबीर, सेठ ने कहा। गाड़ी ठीक कराने नहीं, खुद को ठीक कराने। और उस दिन मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे हुनर को सलाम करूंगा। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और सायरन बजाती हुई गाड़ी धूल उड़ाती चली गई। कबीर वहीं खड़ा रहा, हाथ में वह भारी घड़ी और मन में एक अजीब सा सुकून लिए। शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था और बस्ती में चूल्हे जलने लगे थे। कबीर वापस अपने गैराज में आया, जहां वह रोल्स रॉयस अब भी खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा था कि वह कल आकर गाड़ी ले जाएगा। कबीर ने उस गाड़ी को देखा। सुबह यह गाड़ी उसके लिए एक सपना थी, दोपहर में एक चुनौती और अब शाम को यह गाड़ी उसके लिए सिर्फ एक मशीन थी। उसने महसूस किया कि असली ताकत इंजन के हॉर्स पावर में नहीं, इंसान के दिल में होती है। वह अपनी माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। तू गया क्यों नहीं बेटा? माँ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। तेरी जिंदगी बदल जाती। जिंदगी तो बदल गई माँ, कबीर ने आंखें मूंदते हुए कहा। आज मैंने जान लिया कि मैं सिर्फ एक मैकेनिक नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, लोहे का भी और दिल का भी। कहानी समाप्त। लेकिन क्या सच में? नहीं, यह अंत नहीं है। जैसा कि सेठ ने वादा किया था, वह वापस आएगा। और जब वह वापस आएगा तो वह अकेले नहीं आएगा। वह एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगा जो कबीर की ना को हाँ में बदल देगा, बिना उसके स्वाभिमान को तोड़े। 3 महीने बीत गए। मुंबई की बारिश ने उस बस्ती की धूल को धो दिया था, लेकिन लोगों के दिलों से उस घटना की याद नहीं धुली थी। कबीर अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट आया था। सुबह उठना, गैराज खोलना और रात को अपनी माँ के हाथों का खाना खाकर सो जाना। लेकिन अब बस्ती के लोग उसे सिर्फ कबीर नहीं कहते थे, वे उसे उस्ताद कबीर कहने लगे थे। उस एक घटना ने उसे बच्चा से मर्द बना दिया था। एक सुहावनी सुबह
जब कबीर एक पुरानी स्कूटर का कार्बोरेटर साफ कर रहा था, बस्ती के कुत्तों ने फिर भौंकना शुरू किया। लेकिन इस बार उनकी आवाज में डर नहीं था। एक जानी पहचानी सफेद रोल्स रॉयस धीरे धीरे उसी संकरी गली में दाखिल हुई। लेकिन आज एक फर्क था। उस दिन वह गाड़ी हॉर्न बजाते हुए लोगों को डराते हुए आई थी। आज वह गाड़ी बिल्कुल खामोशी से रेंगते हुए आ रही थी, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। गाड़ी ठीक उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुकी। कबीर ने अपना काम रोक दिया। उस्ताद रईस अपनी खाट से उठ खड़े हुए। पूरी बस्ती जमा हो गई। सबको लगा कि शायद सेठ जी अपनी घड़ी वापस लेने आए हैं या फिर कबीर को जबरदस्ती ले जाने आए हैं। ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला। सेठ विक्रांत बाहर निकले। लेकिन यह वह सेठ विक्रांत नहीं थे। वह महंगा सूट गायब था। आज उन्होंने एक सादा सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। चेहरे पर वह घमंड की लकीरें नहीं थीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। सेठ सीधे उस्ताद रईस के पास गए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शहर के सबसे अमीर आदमी ने झुककर एक गरीब मैकेनिक के पैर छू लिए। उस्ताद रईस हड़बड़ा गए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं साहब? आप इतने बड़े आदमी हैं। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ा आदमी तो उस दिन बना हूं बाबा, जिस दिन आपके शिष्य ने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। पैसे से कद ऊंचा होता है, लेकिन झुकने से किरदार ऊंचा होता है। फिर सेठ कबीर की तरफ मुड़े। कबीर के हाथ में अभी भी वही पाना वृंच था। कबीर, सेठ ने कहा, वादा किया था मैंने, मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं आया हूं। सेठ ने ताली बजाई। गली के मोड़ से दो बड़े ट्रक अंदर आए। उन ट्रकों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कबीर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कबीर स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कबीर और बस्ती वाले हैरान होकर देख रहे थे। ट्रकों से सामान उतरना शुरू हुआ, लेकिन वह राशन या कपड़ा नहीं था। उनमें थीन, नई मशीनें, टूल किट्स, कंप्यूटर, इंजन के मॉडल्स और ढेर सारी किताबें। सेठ विक्रांत कबीर के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर, उस दिन तुमने कहा था कि तुम अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं जाओगे। तुमने सही कहा था। अगर मैं तुम्हें यहां से ले जाता तो सिर्फ एक कबीर इंजीनियर बनता, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास वो सब कुछ लेकर आया हूं जिससे इस बस्ती का हर बच्चा कबीर बन सके। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। साहब, ये, कबीर हकलाया, यह तुम्हारा स्कूल है कबीर? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पास वाला पुराना गोदाम खरीद लिया है। आज से वहां जूतों का कारखाना नहीं चलेगा। आज से वहां हुनर की पाठशाला चलेगी और तुम वहां के सबसे पहले टीचर होगे। उस्ताद रईस वहां के हेडमास्टर होंगे। बस्ती में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो औरतें छतों से देख रही थीं, उन्होंने अपनी चुनरी से आंसू पोंछे। बच्चे खुशी से उछलने लगे। सेठ ने कबीर की मां के पास जाकर हाथ जोड़े। मां जी, उस दिन आपके एक गिलास पानी ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं आपके बेटे को एक नई जिम्मेदारी देकर उस कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा चुका रहा हूं। क्या आप कबीर को यह काम करने की इजाजत देंगी? कबीर की मां रो पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से सेठ के सिर पर हाथ रखा। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बरकत दे। शाम को गोदाम का उद्घाटन हुआ। कोई बड़ा नेता नहीं आया, कोई फीता नहीं काटा गया। बस कबीर ने अपने उसी पुराने पाने से एक इंजन का नट कसकर इस नई शुरुआत का आगाज किया। सेठ विक्रांत भीड़ में पीछे एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें अपनी जिंदगी की किसी भी बड़ी डील में इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी आज इन गरीब बच्चों की आंखों में चमक देखकर मिल रही थी। उन्होंने देखा कि कबीर एक छोटे बच्चे को समझा रहा है कि नाल में इंजन कैसे काम करता है। कबीर की आवाज गूंज रही थी, याद रखना दोस्तों, मशीन लोहे से बनती है, लेकिन चलती दिल से है। कभी भी अपने गंदे कपड़ों और काले हाथों पर शर्म मत करना, क्योंकि यही काले हाथ दुनिया को चलाते हैं। वह रोल्स रॉयस अब भी बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वह कोई एलियन या अजूबा नहीं लग रही थी। बच्चे उसके बोनट पर चढ़कर खेल रहे थे और ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। अमीर और गरीब के बीच की वह दीवार जो सदियों से खड़ी थी, आज एक 15 साल के लड़के के हुनर और स्वाभिमान ने गिरा दी थी। रात हो गई, सब अपने घर चले गए। कबीर अपने नए स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था। उसने जेब से वह घड़ी निकाली जो सेठ ने उसे दी थी। उसने उसे अपनी कलाई पर बांधा। समय बदल चुका था, सच में समय बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। शायद उसके पिता ऊपर से देख रहे थे और कह रहे थे, शाबाश बेटा, आज तूने सिर्फ मशीन नहीं जोड़ी, तूने इंसानियत को जोड़ दिया। दोस्तों, कबीर की कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी महल का गुलाम नहीं होता, कीचड़ में ही कमल खिलता है। अगर आपके पास हुनर है और अपने उसूल पक्के हैं, तो एक दिन दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी आपके दरवाजे पर आकर रुकेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी?
क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में कबीर जैसी ईमानदारी बची है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी और कबीर को भी हिम्मत मिले।